में क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से अब थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखना है और सुनना है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब तो हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी कम मिलती है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीट टूटता है, या जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप लेते हो वो कंप्लीट टूटता है, तो अल्टीमेटली हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो टर्मिनल यानी कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अगर हम बात करें यहां पर यूकैरियोट्स के केस में, तो यूकैरियोट्स के केस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलता है? तो बेटा सबसे पहले यहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेप वाले बहुत सारे पाथवेज इन्वॉल्व हैं। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तब सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल पाथवे अपनाना पड़ता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद देयर इज अ लिंक रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन आप सबने नाम सुना हुआ होगा क्रैब साइकिल का, जिसको प्यार से टीसीए साइकिल भी कहते हैं, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को लिंक करती है। एंड देन डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। जब ये चारों स्टेप कंप्लीट होते हैं तब जाके एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। आप किसी एक सिंगल स्टेप को करके ये अपना इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। भाई ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज कब होता है? जब एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर मिलता है। तो वाटर बनाने का काम हमारा इसका है, एटीसी का है। जो फ्री एनर्जी होती है उससे एटीपी बनाने का काम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का है। जो CO2 हम बनाते हैं वो लिंक रिएक्शन में बनाते हैं, और मेजरली कहां बनाते हैं? क्रैब साइकिल में। तो ये चारों प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलते हैं, तब जाके हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है साइट का कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, ये आपकी बॉडी में कहां पर हो रहे हैं? भाई ये जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं ये आपकी बॉडी में कहां पर हो रहे हैं? ये बात हम लोगों को सीखनी है यहां पर, ठीक है। तो बेटा जी अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो यूनिवर्सली ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वहां पर आपका ग्लाइकोलाइसिस देखने के लिए मिलता है। आप इसको साइटोजोल भी बोल सकते हो। बेसिकली सेल का जो फ्लूइड होता है वो साइटोजोल होता है, और जब आप ये बोलो कि सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, फ्लूइड भी ऑर्गेनेल्स भी, तो वो सब साइटोप्लाज्म होता है। तो आप साइटोप्लाज्म साइटोजोल कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट हमारी लिंक रिएक्शन जो होती है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यूकैरियोट्स के पास मिलता है। भाई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स के पास तो नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास तो होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हमारी लिंक रिएक्शन होती है, और वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही हमारी क्रैब साइकिल भी टेक्स प्लेस करती है। और देन फाइनली जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहां पर हमारा ईटीसी चलता है। क्या चलता है? ईटीसी चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड वे में प्रेजेंट है, ताकि सरफेस एरिया आपका यहां पर इंक्रीज हो सके। क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इस अंदर वाली मेम्ब्रेन पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। और ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो फ्लूइड है, यहां पर हमारा लिंक रिएक्शन चलता है और आपका क्रैब साइकिल चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या मिलेगा? भाई सेल ऑर्गेनेल के बाहर क्या मिलेगा? सेल का फ्लूइड। तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस चलती है। तो पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, देन हम लोग मैट्रिक्स में जाते हैं, हम लोग लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल करते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स के बाद हम लोग
ईटीसी में एंटर करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर भी हमें साइटोक्रोम सी देखने के लिए मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये जो इन फोल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल रही है, इनको हम लोग सिस्टे कहते हैं, और दोनों मेंबर के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए भाई, इसीलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? बताइए भाई, हम लोगों से अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम बोलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि सब चीजें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट फॉर ग्लाइकोलाइसिस। अब एक और बात, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि चाहे आप फर्मेंटेशन करवा लो, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन करवा लो, चाहे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा लो, ग्लाइकोलाइसिस सबके अंदर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, चाहे ऑक्सीजन है चाहे नहीं है, चाहे ऑक्सीजन की कमी है, हर केस में रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग ग्लाइकोलाइसिस से ही होती है। इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है, क्योंकि चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, साइटोसोल हर किसी के पास प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग यहां पर आगे देखते हैं भाई, अब हम लोग यहां पर चीजों को आगे सीखते हैं। अगर मुझसे प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई प्रोकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर भी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले सकते हैं। बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। तो ये कैसे करते हैं भाई? इनके पास भी ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट है, इनके पास भी लिंक रिएक्शन प्रेजेंट होगी, इनके पास भी जो आपकी क्रैप्स साइकिल आप बोल रहे हो वो चलता होगा, और यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने के लिए मिलता होगा। तो यहां पर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या साइट होंगी? देखो, ग्लाइकोलाइसिस की तो टेंशन ही नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस तो हमारा साइटोसोल में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? साइटोसोल में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स नहीं है, तो हमें ये काम भी साइटोसोल में करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? साइटोसोल में। और ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, कोई और सेल ऑर्गेनेल तो है ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, तो मेम्ब्रेन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और आपने सुना भी होगा मीजोजोम्स के बारे में। मीजोजोम्स क्या होती हैं भाई? बैक्टीरिया के अंदर जैसे ये आपकी बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और इस अंदर की तरफ मुड़े हुए स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ घूम गई है, इसी को मीजोजोम कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है मीजोजोम पे चलता है, और यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनवाता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई, यस यस यस। तो अब हम डिटेल में यहां पर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं एस्पिरेंट्स? अब हम डिटेल में यहां पर आपका ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस इज सेम, चाहे आप एरोबिक के अंदर पढ़ लो, चाहे फर्मेंटेशन के अंदर, चाहे एनारोबिक के अंदर, इट इज सेम फॉर एवरी पाथवे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट is universal process, it is universal process in all organisms। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे आप लोग यहां पर फर्मेंटेशन की बात कर लो, चाहे आप लोग यहां पर किसकी बात कर लो, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लो, चाहे आप लोग यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लो, इन सब में एक ही समानता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस
कॉमन इन ऑल, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस से ही रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए भाई, अब इस ग्लाइकोलाइसिस की हमने इतनी तारीफ कर दी है, तो अब हम इस ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, देखो लाइसिस वर्ड आप लोग बहुत बार सुनते हो, बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स फिक्स हैं, जैसे कि अगर आपका आ गया यहां पर जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर आपका लाइसिस आ गया, तो लाइसिस का वर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना। ऐसे काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का टूटना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो लाइसिस जो हमारा वर्ड होता है बेटा, लाइसिस, ये देखो भाई, लाइसिस जो हमारा वर्ड होता है, कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड में पढ़ते हैं, यहां नहीं बताऊंगी। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक यहां नहीं बताऊंगी। देखो मेटाबॉलिज्म का यूनिट बहुत बड़ा है, आप लोग रैंडम कुछ भी पूछोगे जो मेरे टॉपिक से इधर उधर होगा तो वो मैं कैसे बताऊंगी? एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे और उसी में डाउट पूछेंगे। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हम लोग अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई इधर देखो, रैंडम तो ऐसे कोई बच्चा बोलेगा कि मैम मुझे ग्लाइकोक्सिलेट में ये बता दो, मुझे वो बता दो, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टीचर कि वो एक बड़ी यूनिट पढ़ा रहा है और रैंडम जो आप पूछ रहे हो वो उसको बताएगा। नहीं, हाँ टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछिए, क्योंकि आज आपका पहला दूसरा ही लेक्चर है। ठीक है, तो आप यहां पर रैंडमली कुछ भी पूछोगे तो वो मेरे लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे जैसे जिस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे आप उसके डाउट पूछिए। चलो भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? लाइसिस वर्ड का मतलब होता है बेटा जी आप लोगों का ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है ब्रेक डाउन। और ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइको? ग्लाइको वर्ड जो है वो हमने कहां से लिया है भाई? जल्दी से बताओ। ग्लाइको वर्ड हमने लिया है आपके ग्लाइकिस से। किससे लिया है जी? ग्लाइकिस से। ग्रीक वर्ड होता है ग्लाइकिस। कैसा वर्ड होता है? ग्रीक ओरिजिन का वर्ड होता है ग्लाइकिस। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर, या फिर जो स्वीट नेचर का हो। किस नेचर का हो? स्वीट नेचर का हो। तो यहां पर हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हम लोग यहां पर ग्लूकोज से बनाते हैं पाइरूवेट। क्या बनाते हैं? पाइरूवेट। अच्छा आप बताओ, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर पाइरूवेट में टूट रहा है तो क्या ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या इनकम्प्लीट? मैंने आपको बताया है कि जब आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 और वाटर में टूटता है तभी ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये पार्शियली ऑक्सीडेशन है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें क्या नहीं चाहिए होता? इट डज नॉट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है और इसीलिए शायद ये हर जगह हो सकता है, चाहे आप फर्मेंटेशन करो, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। तो आपको लगेगा कि मैम फिर ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? तो भाई इसमें हम जनरली हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और अगर कहीं पर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ही माना जाता है, ऑक्सीडेशन ही माना जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का यूनिवर्सल होने का कारण यही है कि इसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बेटा जी ग्लाइकोलाइसिस हमारा पार्शियल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, यानी कि यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल बोल लो, इनकम्प्लीट बोल लो, एक ही बात होती है भाई। पार्शियल बोल लो, इनकम्प्लीट बोल लो, ये एक ही बात होती है। ठीक है, चलो भाई, तो हमने अपनी जो रिएक्शन है वो यहां पर देख ली है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने सिंपल सा देखा कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहां पर जो सबस्ट्रेट टूटेगा वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा, और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन थी। तो हम स्टार्टिंग में जो ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं उस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज
तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पहला हमारा स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज तो यूज होगा लेकिन जो डायरेक्ट ऑक्सीजन है उसका यूज नहीं होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा पाथवे है भाई? ग्लाइकोलाइसिस एक लीनियर पाथवे है। यहां पर एक सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने सबस्ट्रेट जो है वो किसी किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा 10 स्टेप्स रिएक्शन से बनता है। 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे कंप्लीट होते हैं और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑल आर एंजाइम डिपेंडेंट। सब स्टेप को करने के लिए हमें कोई ना कोई एंजाइम यहां पर चाहिए होता है। ठीक है बेटा जी, अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। जरा ध्यान से यहां पर सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। किसके मॉलिक्यूल भाई? जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सॉरी 1, एक जो हमारा यहां पर स्टार्टिंग में हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि C6H12O6, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन है। इस 6 कार्बन वाले एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग यहां पर क्या करते हैं? हम लोग यहां पर 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। यानी कि कार्बन की बैलेंसिंग देख रहे हो, पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो यहां पर एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हम CO2 को रिलीज नहीं करते, यानी कार्बन का नंबर तो कम नहीं हो सकता। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग यहां पर क्या करते हैं? 2 पाइरुवेट में ब्रेक करते हैं और इस काम को करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स हमारे लगते हैं। तो ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का निचोड़ है कि यहां पर सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी भाई? हमारे एम्डन मेयर-होफ ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसीलिए इस पाथवे को EMP यानी कि एम्डन मेयर-होफ पाथवे भी कहते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है भाई। ठीक है, इस पाथवे को, ग्लाइकोलाइसिस को EMP के नाम से भी जाना जाता है। एम्डन और मेयर-होफ ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। नोबेल प्राइज उनको इसकी डिस्कवरी के लिए मिला था। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में पढ़ते हैं भाई। देखो, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ग्लूकोज में आपके पास 6 कार्बन है। ग्लूकोज में आपके पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो यहां पर जो हमारा पहला स्टेप होता है ना, ये पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, ये पहला स्टेप क्या होता है? ये पहला स्टेप देखो, किसी भी बिजनेस से अगर फायदा चाहिए, यानी कि अगर ग्लूकोज को तोड़ना है तो आपको पता है कोई चीज टूटेगी, कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होगी। लेकिन जब हम किसी बिजनेस को बनाते हैं तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे ही ओवरऑल भले ही हमें ATP मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ATP खर्च करना पड़ता है, तभी हमें बिजनेस से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप हमारा यहां पर प्रेजेंट है बेटा, पहला स्टेप जो हमारा यहां पर प्रेजेंट है, उस पहले स्टेप में क्या होता है? हम लोग एक ATP को यूज करते हैं। इस ATP को हम किस में तोड़ते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में तोड़ते हैं। यानी कि हमारे पास एक फॉस्फेट यहां पर बचा। उस फॉस्फेट से हम क्या काम करते हैं? उस फॉस्फेट से ये जो ग्लूकोज का 6 नंबर का कार्बन है ना, उसका हम फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट में से 2 यहां पर आ गए, जो एक बचा वो हमने ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन को दे दिया, तो यहां बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो हमारा यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? इसमें फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, तो इस
स्टेप को हम लोग बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। और ये कैसा स्टेप होता है, ये हमारा इरिवर्सिबल होता है। टोटल 10 में से 3 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी 7 स्टेप हमारे रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब अब जो एंजाइम यहां पर इस रिएक्शन को करवा रहा है वो वापस उल्टा काम नहीं कर सकता, इसीलिए इरिवर्सिबल बोला जाता है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है बेटा वो हमारा हेक्सोकाइनेज होता है। कभी भी फोस्फोराइलेशन चल रहा हो और एटीपी फोस्फेट दे रहा हो, एटीपी फोस्फोडोनर की तरह काम कर रहा हो, तो समझ लीजिए काइनेज नाम का एंजाइम यूज हुआ है। फोस्फोराइलेज जो होता है वो भी फोस्फोराइलेशन का काम करता है, लेकिन वो एटीपी से फोस्फेट नहीं मांगता, वो इनऑर्गेनिक फोस्फेट को यूज करता है फोस्फोराइलेशन के लिए। तो यहां पर एटीपी ने फोस्फेट दिया है, फोस्फोराइलेशन हो रहा है, इसीलिए काइनेज। और क्योंकि ग्लूकोज हमारी हेक्सोज शुगर है, ऐसी शुगर है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, और ग्लूकोज एल्डोज है या कीटोज है, एल्डोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप मिलता है। कीटोज कौन होता है, जिसमें कीटोन ग्रुप मिले, C डबल बॉन्ड O मिले। तो यहां पर क्योंकि एक हेक्सोज शुगर का फोस्फोराइलेशन हुआ है, इसीलिए इसको हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। और इसको अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम +2 यानी कि Mg+2 की नीड होती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम करके जाता है। देन डियर स्टूडेंट, यहां पर जो स्टेप नंबर 2 होता है वो स्टेप नंबर 2 हमारा रिवर्सिबल है। यहां पर हम क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन का काम करते हैं। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमराइजेशन? आइसोमराइजेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन और 1 फॉस्फेट है। अब मैं इससे कोई और मॉलिक्यूल बनाऊंगी जिसमें 6 कार्बन और 1 फॉस्फेट होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहां से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा स्टेप है जो एल्डोज से कीटोज बनाता है। तो भाई ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, जहां पर ग्लूकोज जो कि एक एल्डोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे, यस और नो जल्दी से बताइए भाई। मैग्नीशियम ब्रिजिंग का काम करता है, मैग्नीशियम ब्रिज बनाने का काम करता है, इसीलिए जनरली जब भी फोस्फोराइलेशन या कोई ऐसा इवेंट होता है हम किसी पॉजिटिव चार्ज आयन को यूज करते हैं, क्योंकि फोस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो एज अ ब्रिज बनाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखो आगे, अब ये देखो आगे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, किससे बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, लेकिन एंजाइम का नाम नहीं पता चला। एंजाइम का नाम क्या होगा, नो डाउट आइसोमरेज तो आएगा ही आएगा। आइसोमरेज मतलब आइसोमराइजेशन करवाने वाला एंजाइम। और एक ऐसे ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हुआ है जिसपे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, इसीलिए एंजाइम का नाम पड़ता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। यानी कि ग्लूकोज जिसपे फॉस्फेट था उसको आपने आइसोमराइज किया है। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 2। अब हम लोग यहां पर अगला स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 3 जो होता है, वापस ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है भाई। ग्लाइकोलाइसिस का जो रेट है वो यही कंट्रोल करता है, तो ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और अगेन इट्स एन इरिवर्सिबल स्टेप। 3 ही स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10। तो यहां पर बेटा जी इरिवर्सिबल स्टेप वापस से हमें देखने के लिए मिलेगा स्टेप नंबर 3 में। एक और बार झटका मिलने वाला है, एक और बार विकेट जा रही है, एक और एटीपी से यहां पर एडीपी बन रहा है। यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि एंजाइम के नाम में काइनेज लगेगा, क्योंकि एटीपी खर्च हुआ है। तो हम लोग यहां पर
फ्रक्टोज जिसके पास फोस्फेट था उसका फोस्फोराइलेशन करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहते हैं। और फोस्फोराइलेशन फर्स्ट कार्बन का होता है, तो इसके आगे 1 भी लग जाता है। प्यार से निकनेम यहां पर PFK1 यूज होता है। क्या यूज होता है? PFK1। तो अब यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा बेटा जी? आप बोलोगे मैम यहां बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये जो PFK है ये भी कहता है मुझे भी मैग्नीशियम चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भी मैग्नीशियम चाहिए। देखो डाइफॉस्फेट में और बाइफॉस्फेट में फर्क होता है भाई, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, यस बेटा फोस्फेट के ऊपर, फोस्फोरस नहीं कह रही हूं मैं, फोस्फेट ग्रुप कह रही हूं। फोस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है भाई। क्या आप बात कर रहे हो? कौन कह रहा है फोस्फेट पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता? मैं फोस्फोरस नहीं कह रही हूं, फोस्फेट लिखा है। फोस्फेट ग्रुप के अंदर फोस्फोरस भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। फोस्फोरस नहीं बोला जा रहा है भाई, फोस्फोरस नहीं बोला जा रहा है। हाँ जी, यस यस यस, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अरे नहीं भैया, ये सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन नहीं है। अरे ऐसे मत बोलो भाई, मैं कह रही हूं तुम जीरो बन के आ जाओ। जीरो वाले को सिखाना आसान है, जिसने गलत सीखा हुआ है उसको बुला के कि भाई ये गलत है, ये नहीं, ये होता है, ये ज्यादा मुश्किल होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो तुम चाहे मत पढ़ो लेकिन गलत मत पढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ाई मत करो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ते हो तुम गलत ही समझते हो तो गलत पढ़ाई, गलत चीजें मत सीखो। दिस इज नॉट सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, इसे नहीं कहते हैं बेटा जी। बताऊंगी किसको कहते हैं, बताऊंगी मैं किसको कहते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब जो आपके रेट को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोलाइसिस के रेट को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ये वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है। अच्छा, मैं आपको ये बताने जा रही थी कि डाइफॉस्फेट में और बिसफॉस्फेट में क्या फर्क होता है। सपोज ये हमारा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहां पर एक ही जगह पर 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम लोग डाइफॉस्फेट वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आप एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हो, बिसफॉस्फेट नहीं बोलते हो, क्योंकि सेम पोजीशन पर दोनों फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर फॉस्फेट अलग अलग पोजीशन पर हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक फॉस्फेट, एग्जांपल अभी हमने क्या देखा, एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पर है और दूसरा फॉस्फेट 6th कार्बन पर। तो जब मॉलिक्यूल में जो 2 फॉस्फेट हैं इनका पोजीशन अलग अलग होता है, तब हम लोग यहां पर बिसफॉस्फेट वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? बिसफॉस्फेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम डाई नहीं बोलेंगे, यहां पर हम बिसफॉस्फेट बोलेंगे। देन बेटा जी अगले स्टेप की बात करें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से अब हम यहां पर अगला स्टेप क्या करते हैं, तो ये स्टेप हमारा रिवर्सिबल स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4। इट्स अ रिवर्सिबल स्टेप। रिवर्सिबल स्टेप का मतलब क्या है? सेम एंजाइम इससे ये बनाएगा तो इससे वो भी बना देगा। तो यहां पर अब हम मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। अल्टीमेटली वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन, वी आर डूइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो तोड़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 4 हमारा क्लीवेज वाला स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है? क्लीवेज वाला स्टेप होता है। और शायद से आप सब इसका नाम जानते होंगे, थोड़ा स्पेशल एंजाइम है। इसका नाम क्या होता है भाई? इसका नाम यहां पर होता है एल्डोलेज। क्या होता है भाई इसका नाम यहां पर? एल्डोलेज। और एल्डोलेज को मैग्नीशियम नहीं चाहिए, इसकी डिमांड अलग है। इसको यहां पर जिंक चाहिए। क्या चाहिए? इसको यहां पर जिंक चाहिए। तो ये यहां पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, कार्बन का नंबर पता होना चाहिए भाई आपको। यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग में 6 कार्बन थे, फिर 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, अभी तक कार्बन का नंबर 6 चल रहा है। अब यहां पर मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहां पर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और क्या आप लोग उसका नाम जानते हैं? यहां पर क्या बनता है? यहां पर एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। भाई आपका जो यहां पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, यानी कि घर के जो बुजुर्ग है ये 2 बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं, बराबर वाला। तो ये कहता है 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट मेरे पास है, तो मैं दोनों बेटों को 3 कार्बन और 1
एक एक फॉस्फेट दूंगा तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको प्यार से आप लोग DHAP के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यार से आप इसको आप DHAP के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 4 होता है। और स्टेप नंबर 5 में जो घर का छोटा बेटा है वो कहता है बड़े भैया जो है सब आपका ही है, ये अपना सब कुछ इसी के नाम कर देता है। तो स्टेप नंबर 5 ये भी हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। इसमें हमारा DHAP अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में खुद को। एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले से था, दूसरा ये बन गया। तो ये हमारा होता है यहां पर स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 भी कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और कौन इस काम को करवाता है, तो इस काम को करवाने वाले एंजाइम का नाम यहां पर क्या है, एंजाइम का नाम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, यानी कि 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाली यूनिट का आइसोमराइजेशन हुआ है। तो ये यहां पर एंजाइम का नाम होता है। तो ये जो 10 में से 5 मेरे स्टेप थे, इसमें मैंने 2 ATP खर्च कर दिया। एक ग्लूकोज के बदले 2 ATP मेरा यहां पर क्या हो गया, 2 मेरा ATP यहां पर खर्च हो गया। तो भाई इस दौर को, ग्लाइकोलाइसिस के इन 5 स्टेप को एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, इस फेज को यहां पर लिख लेते हैं। इस 5 फेज, जो 5 स्टार्टिंग के स्टेप हैं, इसको हम लोग यहां पर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से भी जानते हैं, या फिर किसके नाम से जानते हैं भाई, प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ये 5 स्टेप आप सबको क्लियर हो गए, जल्दी से बताइए भाई। Is it clear to everyone? बहुत ही सिंपल है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ATP खर्च हुआ क्योंकि फॉस्फेट ऐड हुआ है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई ATP नहीं खर्च हुआ। फिर 1,6 बन रहा है यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ATP खर्च हो रहा है। देन तोड़ दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP में, और छोटे बेटे ने सब कुछ किसके नाम कर दिया, बड़े बेटे के नाम कर दिया। ठीक है, नहीं बेटा नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर DHAP सब कुछ अपना किसके नाम कर रहा है, इसके नाम कह रहा है, मैं कन्वर्ट हो जाता हूं इसी में। तो अब हमारे पास क्या बचा, अभी तक हमारे पास क्या बचा, हम बोलेंगे 5 स्टेप जब हो जाते हैं तो एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये हमारा एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज था। ठीक है, अब हम आगे एनर्जी जनरेट भी तो करनी है, तो अब हम आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आया हमारे पास, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। किसके आए बेटा जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आए। अब बहुत जरूरी है सीखना, ध्यान से सीखेंगे भाई सभी बच्चे, ध्यान से सीखेंगे। अब हमें सिर्फ एक ही रिवर्सिबल स्टेप करना है, दैट इज स्टेप नंबर 10। तो स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि अब हमने ATP जितना खर्च करना था कर लिया, अब हम और ATP को खर्च नहीं करते, तो हम लोग यहां पर 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऐड करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके हम हाइड्रोजन निकलवाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। और आपने लिख दिया कि ऑक्सीजन तो यूज करनी नहीं है, तो क्या बात का ऑक्सीडेटिव, तो यहां पर अब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर NAD पॉजिटिव आता है। कौन आता है, NAD पॉजिटिव। और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों हाइड्रोजन देंगे तो 2 NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और यहां पर क्या बन जाएगा, हमारे पास यहां पर बन जाएगा आपका NADH। क्या बन जाएगा, NADH। और NADH के साथ क्या लिखना होता है, प्रोटॉन। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया भी हुआ है पहले की क्लासेस में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं और वो अपने हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये जो हमारा स्टेप नंबर 6 है, यहां पर एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा,
देखो जब भी जनरली हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आप बोल दीजिए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। क्या है? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। और आगे लिख दीजिए सबस्ट्रेट का नाम। किसके हाइड्रोजन गए हैं? तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन गए हैं भाई आपके ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो क्या नाम हो गया एंजाइम का? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और आपको पता है यहां पर हमारे पास एक बंदा है जो इस स्टेप को ब्लॉक करता है। आयोडो एसीटेट हमारा एक मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 को ब्लॉक करता है। क्या करता है? जो ग्लाइकोलाइसिस के हमारे यहां पर स्टेप नंबर 6 को ब्लॉक करता है। क्या नाम है उस मॉलिक्यूल का? उस मॉलिक्यूल का नाम है यहां पर आयोडो एसीटेट। तो अल्टीमेटली हमने यहां पर दो काम करा है। एक तो हमने ऑक्सीडेशन किया है और हमने यहां पर भी फॉस्फोराइलेशन किया है। हमने बस एटीपी खर्च नहीं किया लेकिन फॉस्फेट तो हमने ऐड किया है ना। तो फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है यहां पर और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। भाई क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक और एक दो एटीपी खर्च हुए हैं, इसीलिए अंशु मैंने बोला है 2 एटीपी खर्च हो गए। कैसे पता करा? तुम भी कर लो। कितना एटीपी उड़ाया है तुमने? एक एटीपी यहां उड़ाया है, एक एटीपी यहां उड़ाया है। तो एक और एक कितने होते हैं? एक और एक 2 होते हैं। इसीलिए मैंने बोल दिया कि मैंने 2 एटीपी उड़ाए हैं। क्या उड़ाए हैं? 2 एटीपी मैंने उड़ाए हैं। ठीक है बेटा, आपको मेरी बात सुनो। आप लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, जस्ट स्टिक टू द सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन ओनली। आप लोगों को इधर उधर की बातें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स अलग होते हैं, कॉम्पिटिटिव अलग होते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? सेमेस्टर में क्या पढ़ा था जरूरी नहीं है वो कॉम्पिटिटिव में भी इंपॉर्टेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस निकाल सकते हो। सिलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? सिलेक्टेड कंटेंट से डील करना। ठीक है, तो यहां पर बस आपके आयंस यूज होते हैं, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, अब ये देखो आगे देखते हैं। चलो भाई इधर देखो। यस, तीन इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल बनता क्या है? क्योंकि एक फॉस्फेट पहले से था और एक आपने दे दिया। कौन से नंबर पर देते हैं हम? फर्स्ट नंबर पर। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के। किसके बनते हैं भाई? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। यानी कि ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने जिनपे 3-3 कार्बन है और 2-2 फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट पहले से था और एक हमने यहां से दे दिया। अब ये देखो भाई आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है इसके साथ हम अपना स्टेप नंबर 7 करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 7 में हम फॉस्फेट रिलीज करते हैं। तो फॉस्फेट लेने के लिए एडीपी के 2 मॉलिक्यूल आते हैं। 2 मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट रिलीज करेंगे तो 2 एडीपी को एक फॉस्फेट मिल जाएगा, यानी कि 2 एटीपी बन जाएंगे। इस स्टेप को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट ने अपना फॉस्फेट दिया है तब जाके आपका एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होके एटीपी बना है। दिस स्टेप इज नोन एज एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कि सबस्ट्रेट ने अपना एक फॉस्फेट दिया एडीपी को तब जाके यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टेप नंबर 7 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लेके आता है। हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिलता है। और ये काम कौन सा एंजाइम करवाता है? ये काम करवाता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कौन करवाता है इस काम को? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो स्टेप नंबर 7 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट इज द एग्जांपल ऑफ एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट बेटा इससे ज्यादा स्लो स्पीड कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस जनरली 20 मिनट 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मैं पूरा घंटा ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर लगा रही हूं, इससे ज्यादा स्लो
मतलब जेन्युइनली इससे ज्यादा स्लो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए टफ है। इससे ज्यादा स्लो अगर हम करेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइम से। बट स्टिल मैं वोटिंग करवा लेती हूँ, स्पीड सही है या स्लो रखनी है, आप लोग जैसा बोलोगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। इतनी स्पीड सही है या इसको और ज्यादा स्लो करना है भाई? यस, ठीक है बेटा। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके एंजाइम को ब्लॉक कर दे, उसको काम ना करने दे। तो आयोडो एसीटेट इज दैट इनहिबिटर विलन जो आपको अच्छा काम ग्लाइकोलाइसिस नहीं करने दे रहा है। स्टेप नंबर 6 का जो एंजाइम है उसको पकड़ लेता है। ये क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? आयोडो एसीटेट। क्या नाम है? आयोडो एसीटेट। ठीक है, चलो भाई। यस, हाँ, स्पीड सही है ना? ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब ये देखो आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 8 की अगर हम बात करें भाई, तो यहां पर आपने क्या किया? 7th स्टेप में आपने एक फॉस्फेट को उड़ा दिया, एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को आपने उड़ा दिया। तो जनरली दानवीरकरण यहां पर कौन होता है? पहले नंबर का कार्बन। वो कहते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बच जाते हैं, किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। किसके बच जाते हैं जी? 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब इसके साथ हम अपना ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी भाई? अपने स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8 के अंदर क्या होता है? हम यहां पर आइसोमराइजेशन का काम करते हैं। हम यहां पर फॉस्फेट की पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। हम लोग 3 की जगह जो कार्बन है सेकंड वाला उसको फॉस्फेट दे देते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल यहां पर क्या बन जाएंगे? 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बन जाएंगे। थर्ड नंबर पे जो फॉस्फेट था वो सेकंड नंबर को दे दिया। और फॉस्फेट की शिफ्टिंग अगर हमें करनी होती है तो कौन सा एंजाइम होता है? म्यूटेज एंजाइम यूज होता है। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट का यहां पर इसने क्या किया? फॉस्फेट का पोजीशन चेंज कर दिया। बस 8th स्टेप में हमारा इतना ही होता है। देन डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का नंबर देख रहे हो? कार्बन का नंबर अभी तक वही चल रहा है, 3 कार्बन। CO2 का लॉस हमने कहीं पर नहीं किया, तो कार्बन का नंबर हमारे पास 3 ही चल रहा है। अब आता है हमारा यहां पर कौन सा स्टेप भाई? लिख देते हैं, ये स्टेप नंबर 8 हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 जो है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टेप नंबर 9 में वापस से हमारा यहां पर, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। स्टेप नंबर 9 के अंदर हमारा यहां पर क्या होता है? हमारा यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है भाई। क्या रिलीज होता है? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये काम कौन करवा के जाता है? तो ये काम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम करवा के जाता है जिसका नाम होता है इनोलेज। क्या नाम होता है भाई? इनोलेज। इनोलेज के बिल्कुल भी नखरे नहीं है। इनोलेज कहता है चाहे दिल मैग्नीशियम से लग जाए या मैंगनीज से लग जाए, बस दिल लगाने से मतलब है। ठीक है, ये देखो भाई, तो इनोलेज यहां पर किसी के साथ भी चक्कर चला सकता है, इनोलेज की मर्जी है। और अल्टीमेटली यहां पर 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं? पेप के। पेप का फुल फॉर्म क्या होता है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको प्यार से हम लोग पेप के नाम से जानते हैं, उसके यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और ये जो इनोलेज है ना, इसको ब्लॉक करने की जिम्मेदारी फ्लोराइड ने उठाई होती है। जैसे आयोडो एसीटेट स्टेप नंबर 6 को ब्लॉक करता है, ऐसे ही फ्लोराइड हमारा स्टेप नंबर 9 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को ब्लॉक करता है। और अल्टीमेटली यहां पर एक लास्ट आपका क्या होता है? इरिवर्सिबल स्टेप होता है, स्टेप नंबर 10 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें वापस से हमारे यहां पर 2 एडीपी आते हैं और चुरा के ले जाते हैं घर से 2 फॉस्फेट को, यानी वापस से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कर लिया। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट के आपने फॉस्फेट ग्रुप को उड़ा दिया, तो अल्टीमेटली लास्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बच जाते हैं। और यही हमें करना था कि जब हमारे 10 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास 2 पाइरुवेट मिले, वो हमें मिल गए। और इस रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? इस रिएक्शन को पाइरुवेट काइनेस कंट्रोल करता है। पाइरुवेट काइनेस का तो और बुरा हाल है, कहता है चाहे +2 दे दो चाहे +1 दे दो, मैं किसी से भी काम चला लूंगा। तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 जगह SLP के बदौलत
एटीपी मिला और स्टार्टिंग में हमने 2 एटीपी खर्च करे। तो ये जो बाद वाले हमारे स्टेप होते हैं ना, ये जो बाद वाले हमारे 5 स्टेप होते हैं, इसको हम लोग पे ऑफ फेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर पैसा वापस मिला है, यानी कि इसको हम लोग एनर्जी जनरेटिंग फेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनर्जी जनरेटिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इनोलेज इज द नेम ऑफ एंजाइम। इनोलेज आपका यहां पर क्या है भाई? इनोलेज यहां पर आपका एंजाइम का नाम है। ठीक है, अब ये देखो भाई, अब ये देखो, तो अगर मुझसे यहां पर नेट रिएक्शन पूछ ली जाए, व्हाट इज द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या क्या काम करा है जरा उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या बताओगे भाई? बताना शुरू करो, आप लोग भी बताना स्टार्ट कीजिए। हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यूज किया, अब ये देखो और क्या यूज किया, तो देखो जहां पर 2 NADH बने हैं वहां पर हमने 2 NAD+ यूज करे होंगे, तो हमने भाई यहां पर 2 मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव के यूज करे, साथ ही साथ हमने 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के भी यूज करे। ठीक है, और ये देखो, और ये देखो, हमने टोटल 2 एटीपी खर्च करा और हमने यहां पर 4 एटीपी बनाया। इसका मतलब हमने अल्टीमेटली 2 एटीपी का फायदा किया है, और 2 एटीपी का फायदा किया है तो 2 एटीपी के लिए कितने एटीपी खर्च हुए होंगे? 2 एटीपी खर्च हुए होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स हमने यूज करे, तब जाके हमें ग्लूकोज के बदले यहां पर क्या मिला है? हमें यहां पर 2 पाइरुवेट मिले हैं, और NADP+ से हमें क्या मिला? यहां से हमें NADH मिला है। जनरली जितने मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जाते हैं उतने ही हमें पानी के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, और 2 ADP से हमें क्या मिल गया? 2 ATP। तो ये हमारा नेट रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का। टोटल आपने क्या किया था? आपने 2 एटीपी खर्च किया था और आपको बाद में 4 एटीपी मिला था, तो नेट वैल्यू कितनी आएगी? नेट वैल्यू आएगी 2 एटीपी की, कि मुझे यहां से 2 एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नसीब हुआ, 4 नहीं हुआ। 4 में से 2 मैंने खर्च किया था, तो नेट वैल्यू जो निकल के आएगी, नेट वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी सिर्फ 2 एटीपी की होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ जरा देख लेते हैं भाई। ग्लाइकोलाइसिस से मुझे यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ? तो जब एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो मुझे यहां पर 2 एटीपी मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल NADH के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? NADH के मिलते हैं। आपको पता है ये जो हमारा NADH है, ये जो हमारा यहां पर NADH है, NADH के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है? प्रोटॉन लिखा जाता है, आपको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो NADH है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, तो एक NADH से बेटा जी हमें 2.5 ATP के जितनी एनर्जी मिलती है। एक NADH हमारा फ्यूचर में 2.5 ATP जनरेट करवा सकता है, और अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू माने तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3 ATP, लेकिन आप हायर एंट्रेंस देने जा रहे हो तो आपको यहां पर 2.5 ATP से ही अपना कैलकुलेशन चलाना चाहिए। जब आप नीट वगैरह देते हो तब हम इसको 3 ATP के थ्रू अपना जो आंसर है वो निकालते हैं, लेकिन आपको अपने लेवल पर 2.5 ATP ही यूज करना चाहिए। तो क्या होगा अगर आप यहां पर पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन देखोगे? हम खाली ग्लाइकोलाइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि ग्लाइकोलाइसिस से मुझे कितना फायदा हुआ? तो मैं बोलूंगी ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP मेरे पास थे और 2 NADH थे, तो मैं 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 ATP प्लस 5 ATP, तो यहां आ जाएगा 7 ATP। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस से कितना फायदा होता है, तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये फायदा हम कब गिनते हैं? जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से कितना फायदा होता है एक ग्लूकोज से, तो हम बोलेंगे जो नेट बेनिफिट होता है, हमें जो नेट गेन होता है वो 2 ATP और 2 NADH का होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस लिखा है तो आप NADH को ATP में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम बाद में होता है जब हम ETC चलाते हैं। आ गई बात समझ में? यस।
हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई? यस, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। यस यस, नॉर्मली आप लोग 8 एटीपी क्यों बोलते हो? क्योंकि आप लोग 2.5 की जगह 3 रख देते हो वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 8। लेकिन आप लोगों के लेवल पर नहीं होना चाहिए, आप लोग हायर एंट्रेंस को तैयार कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए यहां पर जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए भाई? 7 होना चाहिए। चलो भाई, अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पर आगे देखते हैं। आपको पता है इतनी बार क्वेश्चन आता है आपका, इतनी बार आपका क्वेश्चन आता है किससे? रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन पर बेटा जी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, रेगुलेट किसको किया जाता है? रेगुलेट हमेशा इरिवर्सिबल स्टेप को किया जाता है। जिसको आपने रिवर्स ही कर दिया उसको तो गलती सुधारने का मौका दे दिया, तो उसकी कमान कसने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए जनरली जो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, जिनकी गलती सुधारी नहीं जा सकती, कौन कौन से? स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर थर्ड और स्टेप नंबर 10th। जनरली इन स्टेप को हम लोग रेगुलेट करते हैं, इसके जो एंजाइम्स हैं उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, अगर मेरे पास कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इस सबस्ट्रेट से मैं यहां पर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही हूं भाई। ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ना, इस सबस्ट्रेट से आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट, यहां से मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूं। तो ये काम करने के लिए फॉर श्योर हमें किसी ना किसी एंजाइम को यूज करना पड़ेगा। तो जनरली होता क्या है, तुम्हें पता है ना, भलाई का जमाना नहीं है, ये प्रोडक्ट अपने बनाने वाले एंजाइम को ब्लॉक करता है और ये सबस्ट्रेट इसको मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है कि मुझे काटो, लेकिन ये कहता है मुझे मत बनाओ। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोगों को नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है भाई? नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि जिस प्रोडक्ट को हम बनाने के लिए आए हैं दुनिया में, वही प्रोडक्ट अपने एंजाइम को क्या करता है? वही प्रोडक्ट अपने एंजाइम को यहां पर ब्लॉक कर देता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताएंगे भाई। नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? आ ही जानी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर अब हम यहां पर रेगुलेशन को सीखने जा रहे हैं भाई। हम रेगुलेशन को सीखने जा रहे हैं। जरूरी नहीं है हमारा इमीडिएट प्रोडक्ट हमें इनहिबिट करे। कई बार क्या होता है, इधर देखो, कई बार आप लोग यहां पर ये भी देखते हो कि मेरे पास यहां पर कोई ए मॉलिक्यूल था, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, इस तरीके से। तो यहां पर एंजाइम 1 यूज हुआ, यहां पर 2 हुआ, यहां पर 3 हुआ। तो कई बार ये डी वाला जो है ये भी पीछे आके 1 को ब्लॉक कर सकता है, ये जो डी वाला है ये आके E2 को ब्लॉक कर सकता है, ये सी वाला आके E1 को ब्लॉक कर सकता है। तो जरूरी नहीं है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वही आपको ब्लॉक कर सकता है, फ्यूचर में जो आपकी वजह से बन रहे हैं वो भी आपको आके ब्लॉक कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन के अंडर। तो अब हम लोग यहां पर रेगुलेशन की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, रेगुलेशन की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, यहां पर एंजाइम्स के नाम लिखेंगे, देन बेटा जी हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? हम लोग यहां पर आपका एक्टिवेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्टिवेटर लिखेंगे और वहां पर इनहिबिटर लिखेंगे। और यहां से हर बार क्वेश्चन दिख जाता है, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड, दैट इज रेगुलेशन। किस तरीके से रेगुलेशन यहां पर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर राइटिंग द नेम ऑफ एंजाइम्स, देन वी आर राइटिंग द एक्टिवेटर फॉर दिस एंजाइम एंड द इनहिबिटर ऑफ दिस। ठीक है, जैसे कि तुम्हें इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाओ लिखाओ और एंड में आके तुम लोग नेगेटिव फीडबैक कमियां निकालते हो, मैम ये ऐसे करा देते तो मजा ही आ जाता। तुम लोग ये इसी कैटेगरी के बच्चे हो, तुम्हें 100 अच्छाइयां नहीं दिखती कि जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ आया, एड ऑन हुआ। तुम बस हमेशा कमियां ढूंढने की कोशिश करते हो, ये फैक्ट होता है। तो यही तुम्हारी बॉडी भी कर रही है, वो अपने एंजाइम का एहसान नहीं मानती कि मुझे बना रहे हो, वो आके उसको नेगेटिव ब्लॉक करती है। जैसे कि माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली जब हमें अक्ल नहीं होती है, कितनी आसानी से हम बोल देते हैं, अरे आप ये तो सब करते हैं, ये आप क्या ही करते हो, अरे मम्मी ऐसे मत करा करो, वो मत करा करो, हम ये सब कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो वही आपको इसको आसान करना, याद करना जो है वो टफ नहीं होगा। चलो भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यस यस यस, ये देखो भाई, इधर देखो बेटा, प्रनास लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग इतने इफ एंड बट मत करा करो बेटा, मैं बता रही हूं आप लोगों को, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए यू नीड टू स्टडी स्पेसिफिक एंड सिलेक्टेड नॉलेज ओनली, यू नीड टू ट्रस्ट द कंटेंट ऑफ योर प्लेटफॉर्म, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन वर्ड में आ रहा है सिलेक्ट, यानी कि यू नीड टू स्टडी द सिलेक्टेड कंटेंट ओनली। सब कुछ सेमेस्टर वाला नहीं पढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट आप सोचो मैं सेमेस्टर का सब कुछ यहां पर पढ़ लूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस, यहां बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हमारे। ओके चलो भाई, यस यस यस, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जैसे कि सबसे पहला जो यहां पर बेटा हमारा एंजाइम होता है, सबसे पहला जो हमारा यहां पर एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि इरिवर्सिबल स्टेप कौन होता है हमारा, हेक्सोकाइनेज। पहला ही स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, इसका एक्टिवेटर कौन होगा, तो देखो जनरली ग्लूकोज कहता है कि मुझे तोड़ो, तो ग्लूकोज यहां पर इसके एक्टिवेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर आपको एक्टिवेटर नहीं भी याद हो रहा है इसका तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनहिबिटर याद कर लो। ये क्या बनाता है, ये आपका ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज 6 फोस्फेट नेगेटिव रेगुलेटर है। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटर भी बोल सकते हो या नेगेटिव रेगुलेटर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर हम बात करें स्टेप नंबर 3 के एंजाइम की, PFK 1 की, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 3 करवाता है, और देन आपका यहां पर पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज क्या करवाता है, पाइरुवेट काइनेज करवाता है आपका कंट्रोल यहां पर स्टेप नंबर 10। तो इनके आपको क्या याद होने चाहिए, इनके आपको इनहिबिटर याद होने चाहिए। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में हमें एटीपी का फायदा होता है, तो एटीपी इन दोनों के इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओवरऑल 2 एटीपी मिलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस से, तो एटीपी इनके लिए कहता है कि मैं तुम्हें बनाने से रोकूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन मैं नहीं करवाना चाहता। जो प्रोडक्ट बनता है अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अपने बनाने वाले एंजाइम्स को इनहिबिट करवाता है। तो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस का एक नेट प्रोडक्ट है, तो वो अपने बनाने वाले इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ फ्यूचर में हम क्रैब साइकिल में सिट्रेट का फॉर्मेशन देखते हैं, तो वो सिट्रेट कहता है मैं क्यों बनाऊं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, तो वो आपके PFK 1 को ब्लॉक करता है। और लिंक रिएक्शन के अंदर हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम A बनाते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम A कहता है मुझे क्यों बनाया, तो लिंक रिएक्शन कहती है ग्लाइकोलाइसिस हुआ है इसलिए तुम बने हो, तो ये भी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को ब्लॉक करता है। और इनहिबिटर से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्टिवेटर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। AMP जो है ये यहां पर एक्टिवेटर की तरह काम करता है, साथ ही साथ यहां पर जो मॉलिक्यूल आपका है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, कौन सा बिसफॉस्फेट, 2,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज के 2 और 6 कार्बन पर फॉस्फेट है, वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है। और यहां पर कौन काम करता है एक्टिवेटर की तरह, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो बेटा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इनहिबिटर और एक्टिवेटर के गिने चुने नाम है उनको याद करना है। यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेटा मैंने क्या बोला, हम लोग इंडिविजुअल पाथवे नहीं देखते हैं, हम लोग नेट प्रोडक्ट देखते हैं। नेट प्रोडक्ट में एटीपी बन रहा है ना, तो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस को ब्लॉक करेगा। हम लोग ये नहीं देख सकते कि PFK 1 ने एटीपी को खर्च किया है, हम लोग यहां पर ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल स्टेप के बारे में। तो ओवरऑल एटीपी बनता है, इसीलिए एटीपी यहां पर इनहिबिटर की तरह काम आता है। किसकी तरह काम आता है एटीपी, यहां पर इनहिबिटर की तरह काम आता है। ठीक है जी, किसकी तरह काम आएगा, इनहिबिटर की तरह काम आएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। एंड यस
वेद बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब सब्सक्राइब करेंगे भाई, वहां पर बहुत इंफॉर्मेशन आती है। एप्लीकेशन अलग है, यूट्यूब बना हुआ है वेद बायोलॉजी एकेडमी का, उसको सब्सक्राइब करो। जितने भी इंटर्नशिप्स होती हैं, जितनी भी जॉब्स होती हैं, या कोई फॉर्म निकलते हैं, या कुछ भी अपडेट आता है, हम सब आपको जरूर बताते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। बैचेस चल रहे हैं सीयूईटी पीजी, जाम, गेट, नेट, गेट बी, सबके लिए। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू।